मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। साथियों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष की प्रशिक्षुओं के आगामी सीबीटी एग्जाम को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम सेल एंड बैटरी है, जिसका मैं पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, और आज मैं उसी सेल एंड बैटरी का पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके सीबीटी एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कॉपी और कलम एक साथ लेकर के बैठें और अपनी आंसर को कॉपी पे लिखें कि कौन सा आंसर आप सही कर रहे हैं और कौन सा आंसर गलत कर रहे हैं। ठीक, तो पहला नंबर है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी सेल या बैटरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको आंसर देना है कि पहले नंबर का क्या आंसर सही होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा सही है? सी सही है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ऑप्शन बी एम बराबर आई इंटू टी, ऑप्शन सी एम बराबर आई इंटू टी अपन जेड, ऑप्शन डी एम बराबर जेड अपन आई इंटू टी। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना का सूत्र होता है एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना का सूत्र एम बराबर होता है जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। किस दोष के कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाते हैं। किस दोष के कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन सी आंशिक लघुपतन, ऑप्शन डी कठोर सल्फेशन। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए किस दोष के कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन सी आंशिक लघुपतन, ऑप्शन डी कठोर सल्फेशन। तो तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा बकलिंग। तीसरे का ए सही हो जाएगा। तीसरे का ए सही हो जाएगा। बकलिंग दोष के कारण सेकेंडरी सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं। ठीक, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। बकलिंग दोष के कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। हाई रेट से चार्ज करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। यानी बैटरी को हाई रेट से चार्ज करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए फ्रेशनिंग चार्ज, ऑप्शन बी ट्रिकल चार्ज, ऑप्शन सी बूस्ट चार्ज,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाई रेट से बैटरी को चार्ज करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो हाई रेट से चार्ज करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है उसका नाम है बूस्ट चार्जिंग। कौन सी चार्जिंग? बूस्ट चार्ज विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन सी सही है, चौथे का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन हल करिए आप लोग कि लेड एसिड बैटरी में जो निगेटिव प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। ऑप्शन ए लेड डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी स्पंजी लेड, ऑप्शन सी लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। तो लेड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेट बनाने हेतु जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्पंजी लेड। लेड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेट बनाने हेतु जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्पंजी लेड। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वें का बी सही होगा। लेड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेट बनाने हेतु स्पंजी लेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सतह के क्षरण के लिए नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। धातु सतह के क्षरण के लिए नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनोडिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी कैथोडिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन। तो छठे नंबर का आंसर दीजिए। छठे नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कि धातु सतह के क्षरण के लिए नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन में से एक ठो सही है, जो कि सही का आप लोग आंसर दीजिए कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्या? कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या नाम है? कैथोडिक प्रोटेक्शन नाम है। धातु सतह के क्षरण के लिए नियंत्रण हेतु कैथोडिक प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। छठवें का बी आंसर। 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी मरकरी सेल, ऑप्शन सी वोल्टाइक सेल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 7वें नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 7वें नंबर का आंसर क्या होगा। तो 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बटन सेल के भी नाम से जानते हैं। तो 7वें का क्या हो गया आंसर? बी आंसर हो गया। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। बैटरी चार्जर में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी चार्जर में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। ऑप्शन ए धारा रेटिंग का चुनाव करना, ऑप्शन बी चार्जिंग समय का चुनाव, ऑप्शन सी वोल्टेज रेंज का चुनाव, ऑप्शन डी चार्जिंग विधि का चुनाव। तो 8वें नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 8वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा कि बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच धारा रेटिंग का चुनाव करता है। क्या करता है? धारा रेटिंग का चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच धारा रेटिंग का चुनाव करता है। 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर, बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए एम्पियर हावर क्षमता निर्धारित करने हेतु, ऑप्शन बी बैटरी वोल्टेज लेवल निकालने हेतु, ऑप्शन सी बैटरी का डिस्चार्जिंग लेवल निकालने हेतु, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने हेतु।
तो 9वें नंबर का आंसर दीजिए कि बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। जबकि आपको पता है कि हाइड्रोमीटर से बैटरी की चार्ज अवस्था को हम माप सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर से आप क्या उद्देश्य है कि बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो बैटरी चार्जिंग में हाइड्रोमीटर का उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हाइड्रोमीटर बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने हेतु ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना होता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें का, बैटरी चार्जिंग के दौरान बेंड प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। बैटरी चार्जिंग के दौरान बेंड प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। ऑप्शन बी ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जांचने हेतु। ऑप्शन डी प्लेट का रंग जांचने हेतु। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 10वें का कौन सा आंसर सही होगा। 10 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा। बैटरी चार्जिंग के दौरान बेंड प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। ऑप्शन ए गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। ऑप्शन बी ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जांचने हेतु। ऑप्शन डी प्लेट का रंग जांचने हेतु। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा। 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु बैटरी चार्जिंग के दौरान बेंड प्लग को खुला रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एकदम रट जाइए इस क्वेश्चन को कि बैटरी चार्जिंग के दौरान बेंड प्लग को खुला इसलिए रखा जाता है जिससे कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने दिया जाए। ठीक, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु बैटरी की बेंड प्लग को खुला रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर विधि। ऑप्शन बी ट्रिकल चार्जिंग विधि। ऑप्शन सी नियत धारा विधि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। तो ये है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि द्वारा बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, यानी उस चार्जिंग विधि को बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। जब भी बैटरी को कम धारा पर बहुत ज़्यादा समय तक चार्ज किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो 11 का आंसर हो जाएगा क्या। 11 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रिकल चार्जिंग विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है 0.001182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब। ऑप्शन बी दिया है 0.01182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब। ऑप्शन सी 0.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब। ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब। तो 12 नंबर का आंसर दीजिए। 12 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 12 नंबर का आंसर क्या होगा। 12 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, यानी चांदी का वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो कि आपको 1 नंबर देगा। तो चांदी का वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या कार्य है। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट हेतु रास्ता प्रदान करना। ऑप्शन बी धन एवं ऋण प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से रोकना। ऑप्शन सी धन एवं ऋण प्लेट को अच्छे से पकड़े रहना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 13 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि
लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या कार्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट हेतु रास्ता प्रदान करना, ऑप्शन बी है धन एवं ऋण प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से रोकना, ऑप्शन सी धन एवं ऋण प्लेट को अच्छे से पकड़े रहना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक, तो 13 का आंसर दे दीजिए कि लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का काम है धन एवं ऋण प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से होने से बचाने के लिए सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरी में। तो 13 का आंसर क्या हो गया? 13 का आंसर हो गया बी। 13 का आंसर बी, धन एवं ऋण प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से रोकना लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है, बस चेहरा चेंज हो गया है। ऑप्शन ए दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक तो सही है, तो दीजिए आप सही आंसर। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है 14 नंबर का। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम है क्या? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो गया। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए प्लेटों का मुड़ जाना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट की शक्ति कम हो जाना, प्लेटों का शॉर्ट हो जाना, ऑप्शन डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए 15 नंबर का कि बैटरी में जो बकलिंग दोष होता है वो उससे क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है बैटरी पर? तो ऑप्शन ए दिया है प्लेटों का मुड़ जाना, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रोलाइट की शक्ति कम हो जाना, ऑप्शन सी दिया है प्लेटों का शॉर्ट हो जाना, ऑप्शन डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 15 नंबर, बैटरी में बकलिंग दोष का प्रभाव यही है कि प्लेटों का क्या होता है? प्लेटें मुड़ जाती हैं। प्लेटें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव? तो बैटरी में बकलिंग दोष का यही प्रभाव है कि प्लेटें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर ए सही हो जाएगा। यानी बकलिंग दोष कैसे होता है? प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग दोष कहलाता है। बैटरी में प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग दोष कहलाता है। ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया, प्लेटों का मुड़ जाना बैटरी में बकलिंग दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? देखिए दिए जो चित्र में दिया गया है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की बैटरी तीन यानी किस में लगी हैं? सीरीज में लगी हैं। किस में लगी हैं? सीरीज में लगी हैं। और ऊपर क्या लगा है? स्विच लगा है, और स्विच क्या है? खुला हुआ परिपथ है, स्विच खुला हुआ है। तो जब स्विच खुला हुआ है तो इसका मतलब कि यहाँ वोल्टमीटर लगाया गया है, तो वोल्टमीटर दोनों टर्मिनल पर लगाकर वोल्टमीटर चेक करेगा। बड़ी गौर से इसको देखना है, ध्यान से देख करके आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अपने वीडियो में रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा, यानी टोटल जो टर्मिनल है उस पर कितना वोल्टेज आएगा? ऑप्शन ए दिया है 0 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 3 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है 4.5 वोल्ट। तो गौर करिए इसको, तब जाकर के काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि कितने बच्चे ये सोचेंगे कि सर्किट पूरा नहीं है तो इसलिए क्या होगा? 0 वोल्ट होगा, और कितने लोग सोचेंगे कि 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, जोड़ दीजिए 4.5 वोल्ट। हाँ, दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि 1.5 वोल्ट एक तो होगा ही नहीं, 3 वोल्ट होगा ही नहीं। या सीरीज में जुड़ा है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, तो
3 बैटरियां 1.5 वोल्ट की लगी हुई हैं तो 15 तियां 45 4.5 वोल्ट तो हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वोल्टमीटर लगा है, वोल्टमीटर दोनों टर्मिनल पर लगा है, इसलिए इसका कुल निर्गत वोल्टेज हो जाएगा 4.5 वोल्ट। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ओपन सर्किट है इसलिए क्या होगा 0 वोल्ट होगा। नहीं, ओपन सर्किट है बट यहाँ से वोल्टमीटर के माध्यम से सर्किट क्या हो जा रही है, पूरा हो जा रही है। अतः क्या है, इसका मान हो जाएगा 4.5 वोल्ट। 0 वोल्ट वाले गलत हो जाएंगे बड़ी गौर से, इसीलिए क्वेश्चन को हमने रखा है अपने वीडियो में। ध्यान से 0 वोल्ट न करें। यहाँ पे होगा आंसर 4.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की 3 बैटरी लगी है सीरीज में जोड़ देंगे तो 1.5 3 1 4.5 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी 4.5 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। वोल्टाइक सेल में लोकल एक्शन दोष को कैसे रोका जाता है? वोल्टाइक सेल में लोकल एक्शन दोष को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर। ऑप्शन बी, डिपोलराइजर का प्रयोग करके। ऑप्शन सी, सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर। ऑप्शन डी, जिंक प्लेट का अमलगम करके। वोल्टाइक सेल में लोकल एक्शन दोष को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर। ऑप्शन बी, डिपोलराइजर का प्रयोग करके। ऑप्शन सी, सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर। ऑप्शन डी, जिंक प्लेट का अमलगम करके। वोल्टाइक सेल में जो लोकल एक्शन दोष होता है उसको कैसे रोका जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करिए। उसको आप सही करेंगे, इसके बाद जा करके आपको 1 नंबर मिलेगा। जब 1 नंबर मिलेगा तो आप एग्जाम में आप अपनी मेरिट अच्छी कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? 17 नंबर का कोई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक प्लेट का अमलगम करके। जिंक प्लेट का अमलगम करके वोल्टाइक सेल में लोकल एक्शन दोष को रोका जा सकता है। लोकल एक्शन दोष को रोका जा सकता है। 17 नंबर का वोल्टाइक सेल में लोकल एक्शन दोष को जिंक प्लेट का अमलगम करके रोका जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन, ओवर चार्ज या डिस्चार्ज। ऑप्शन बी, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज। ऑप्शन बी, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना। ऑप्शन बी सी, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना। ऑप्शन डी, बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज स्थिति में रखना। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बैटरी को ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज कर देने से बैटरी में बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात प्लेटें क्या होती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं, प्लेटें मुड़ जाती हैं। इस क्यों मुड़ जाती हैं? ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज के कंडीशन में लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज की कंडीशन में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी का जो वैद्युतिक अपघटन का अपेक्षित घनत्व है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए, समान रहता है। ऑप्शन बी, घटता है। ऑप्शन सी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी, बढ़ता है। यानी ऑप्शन सी बोल रहा है कि घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चार्जिंग 19 नंबर का आंसर हो जाएगा कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी की विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व क्या करता है? घटता है। क्या करता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ऑप्शन बी,
कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 20 नंबर का आंसर आप लोगों के सामने है। चार ऑप्शन में से एक तो सही है। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप लोग। बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या डॉट डॉट के बराबर होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दिया है धनात्मक प्लेटों की संख्या +2, ऑप्शन बी दिया है धनात्मक प्लेटों की संख्या +3, ऑप्शन सी दिया है धनात्मक प्लेटों की संख्या +1, ऑप्शन डी धनात्मक प्लेट। यानी लेड एसिड बैटरी में पूछ रहा है कि प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब कि धनात्मक प्लेट की संख्या से 2 अधिक, धनात्मक प्लेट की संख्या से 3 अधिक, धनात्मक प्लेट की संख्या से 1 अधिक, कि धनात्मक प्लेट की संख्या के बराबर। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक रखी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक रखी जाती है। ठीक ना। 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ऑप्शन ए 2280, ऑप्शन बी 2580, ऑप्शन सी 1280, ऑप्शन डी 1800। तो फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2280, ऑप्शन बी है 2580, ऑप्शन सी है 1280, ऑप्शन डी है 1800। तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का आंसर सी होगा। का 1280 होगा। फुल चार्ज, जब फुल चार्ज अवस्था रहेगी तो बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व का मान 1280 होगा। इसलिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यदि धारा 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर की धारा रेटिंग देती है तो आप धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि बैटरी की जो धारा बैटरी की जो रेटिंग होती हुई है उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर हावर बोलते हैं ना। तो बैटरी रेटिंग बराबर हो जाएगा एम्पियर हावर। तो एम्पियर हावर दिया है क्या? 6 घंटे दिया है। और एम्पियर दिया है कितना? 10 घंटा। और हावर दिया है 6 घंटा। यानी 6 एम्पियर 10 घंटे, यानी 10 छक्का 60 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 60 एम्पियर हावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 23 का। घबराना नहीं है। आपको पता है कि बैटरी के निर्धारित रेटिंग, यानी बैटरी की जो रेटिंग दी जाती है एम्पियर हावर में दी जाती है। तो यहाँ पे एम्पियर और हावर दोनों दिया है, अर्थात धारा और समय दोनों दिया है। धारा दिया है 10 एम्पियर, समय दिया है 6 घंटा। तो 10 छक्का 60 एम्पियर हावर हो जाएगा। ठीक। 23 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता क्या होती है? लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता क्या होती है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता आपसे पूछ लिया है तो आपको पता है कि लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 75% होती है। क्या होती है? 75% होती है। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 24 का डी। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता सबसे मीडियम साइज का है। अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो एम्पियर हावर दक्षता होती है। सबसे अधिक एम्पियर हावर दक्षता होती है और वाट घंटा दक्षता कम होती है। कितना होती है? 75% होती है। और अधिक कितना होती है? 90% से अधिक होती है। ठीक। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता अगर पूछ रहा है आपसे तो 75%। कितना परसेंट? 75%। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 75% होती है। चलिए, और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है? सेकेंडरी सेल अर्थात द्वितीयक सेल। जैसा कि आपको पता है कि सेल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल, अर्थात प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल।
तो प्राइमरी सेल जो सेल जो दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकते उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो यही पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है। तो आपके सामने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग कि सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है। तो सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है, ये ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन अगर चुनेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा क्या, फैराडे की विद्युत अपघटन नियम। किस पे, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर काम करता है सेकेंडरी सेल। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है तो आपका आंसर होना चाहिए सेकेंडरी सेल फैराडे की विद्युत अपघटन नियम पर कार्य करता है। ठीक, सेकेंडरी सेल, ठीक ना, भूलना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी सेल को हम दोबारा एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज करके फिर पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का वोल्टेज ईएमएफ मान जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, चलिए तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, जो कि सेल एंड बैटरी से पार्ट 2 से संबंधित था। साथियों, वीडियो कैसी रही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक इत्यादि हों तो उसमें प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आप लोग, और वीडियो को हो सके तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।